नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनएन एजेंडा और आपके साथ मैं हूं महेंद्र विश्वकर्मा। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में एक यूपीएससी कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने से हुई 3 छात्रों की मौत के बाद भोपाल प्रशासन भी हरकत में आ गया है। पूरा जिला प्रशासन एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। सीएम के एक्शन के आदेश यानी सीएम के एक्शन के बाद भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने नगर निगम कमिश्नर, एसडीएम और तहसीलदारों को बेसमेंट से चलने वाले कोचिंग संस्थानों की जांच करने के आदेश दिए। इसके बाद जिले में यूपीएससी परीक्षा की तैयारी कराने वाले कोचिंग कौटिल्य एकेडमी और एक अन्य कोचिंग सेंटर को सील कर दिया है। ये कोचिंग सेंटर एक बिल्डिंग के बेसमेंट से संचालित हो रहा था। कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने बाढ़ आपदा संबंधी तैयारियों की समीक्षा करते हुए सभी एसडीएम को जल भराव होने की आशंका का ध्यान रखने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने निचले इलाकों, तालाब एवं संभावित जल भराव वाले स्थानों को चिन्हित कर सुरक्षा संबंधी व्यवस्था करने को भी कहा। इसके ठीक पहले देखिए, डॉक्टर मोहन यादव ने इस पूरे मामले को संज्ञान में लेकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। देखिए, कोचिंग जो बेसमेंट में चल रही थी वो पानी भरा हुआ है, यानी जल भराव की स्थिति है। तो ऐसे में एक्शन में क्यों ना आए प्रशासन और क्यों ना करे कार्रवाई। ऐसा नहीं है कि केवल भोपाल में ऐसे कोचिंग सेंटर संचालित हो रहे हैं, अभी इंदौर भी है, जबलपुर भी है, ग्वालियर भी, यानी मध्य प्रदेश के 4 बड़े नगर, इनमें कोचिंग सेंटर संचालित हो रहा है और बेसमेंट में ज्यादातर छात्रों को बिठाया जाता है और वहां भी इस पढ़ाई के कार्य को किया जाता है। तो देखिए, सबसे अहम चीज है क्या पूरे प्रदेश में अब ये कार्रवाई सतत जारी रहेगी, क्योंकि संकेत डॉक्टर मोहन यादव यानी मुख्यमंत्री दे चुके हैं। ऐसे में भोपाल के कलेक्टर और प्रशासन तो एक्टिव मोड में है, बाकी के कोचिंग सेंटरों पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए। एक घटना दिल्ली की क्या ये सबक है मध्य प्रदेश के लिए कि ऐसे हालात कभी नहीं बनने चाहिए, क्योंकि बेसमेंट में चलने वाले ज्यादातर जो कोचिंग सेंटर हैं उनको कैसे कार्रवाई करें। 2 कोचिंग सेंटर अभी सील हुए हैं, आगे कार्रवाई सतत जारी रहेगी, ये कहना है कौशलेंद्र विक्रम सिंह का। तो पहले किसने क्या कहा वो आपको सुनवाते हैं, फिर हमारे साथ चर्चा में कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे, उनके साथ चर्चा करेंगे। कमीशन के लिए कमीशन के द्वारा सरकार, भाजपा की सरकार। बेसमेंट के में कोचिंग क्लासेस चलेगी या नहीं चलेगी, इसके नियम जो हैं वो बहुत पहले से तय किए जा चुके हैं। बेसमेंट में केवल पार्किंग बनाई जा सकती है, ये नियम मध्य प्रदेश में भी लागू हैं। तो ये लागू हैं, तो अब कार्रवाई करने की ज़रूरत क्या पड़ रही है। इसका मतलब ये है कि निगरानी नहीं है और लोग जो हैं वो कमीशन देकर सीधे तौर पर जो हैं वो अवैध बेसमेंट में अपनी व्यावसायिक गतिविधियां चला रहे हैं, जिसमें किसी भी दिन मध्य प्रदेश में भी बड़ा हादसा हो सकता है। चूंकि चंदा दो धंधा लो की ये भाजपा की सरकार है, इसलिए इसमें आज कार्रवाई हो रही है, कल फिर इस तरह की गतिविधियां होंगी, इन पर रोक लगाना जरूरी है। हमने राज्य शासन के माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार और कलेक्टर महोदय भोपाल के निर्देशानुसार ये कार्रवाई की है कोचिंग संस्थान में। ये कोचिंग संस्थान जो है कौटिल्य एकेडमी, ये प्रथम दृष्टया बेसमेंट में चलता पाया गया है। इसको बेसमेंट में ताला बंद है, बेसमेंट को हमने सील कर दिया है और आगे की जांच इसमें जारी रहेगी। और अब कुछ बिंदु की हम जांच करेंगे, उन बिंदु की जांच करके रिपोर्ट हम शासन को करेंगे। तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं। हमारे साथ कुछ खास पैनल में जुड़े हुए हैं, खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। रवि अवस्थी जी हमारे पॉलिटिकल एडिटर हैं, भानु चौबे सर हमेशा की तरह इंदौर से हमारे साथ जुड़े हुए वरिष्ठ पत्रकार हैं, और वरिष्ठ पत्रकार खिलावन चंद्राकर जी हमारे साथ हैं। भानु चौबे सर, शुरुआत आपसे ही करेंगे। भोपाल में बड़ी कार्रवाई हुई है कोचिंग सेंटरों पर, और ये कार्रवाई इसलिए हुई है क्योंकि घटना आपको याद ही होगी कि दिल्ली में एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने से 3 छात्रों की मौत हो गई, और इसको लेकर पूरे देश में अलर्ट था। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने तात्कालिक कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए थे। निर्देश देने के बाद एक्शन में आया भोपाल का प्रशासन, और अब कोचिंग सेंटरों की तलाश जारी। लेकिन कांग्रेस के आरोप अपनी जगह हैं, क्या देखेंगे, कैसा सोचते हैं आप? महेंद्र जी,
बड़ी गंभीर घटना थी दिल्ली की, और उससे भी ज्यादा दुखद वहाँ छात्रों की मौत है। और इसके लिए उससे ज्यादा दुखद जो उसके लिए राजनीतिक आक्षेप लग रहे हैं एक दूसरे पर, वो और भी दुखद बात है, घाव को कुरेदने जैसा है। मैं आपसे 2-3 मूलभूत सवाल आपके सामने रखता हूँ, श्रोताओं के सामने, दर्शकों के सामने। सवाल ये है कि पहली बात तो ये कि क्या संबंधित विभाग इसको अब तक देख नहीं पाया था, और ये कोचिंग सेंटर ऐसी जगहों पर, मैं अवैध भी नहीं कह रहा, ऐसी जगहों पर चल रहे थे जहां जान को खतरा हो सकता है। बेसमेंट हमेशा खतरे की जगह रही है, तो क्या कर रहे थे? दूसरी बात यह कि मध्य प्रदेश में जो निर्देश हुए और भोपाल में बड़ी कार्रवाई हुई, क्या एक मुख्यमंत्री को निर्देश देने की जरूरत है संबंधित विभाग को, वे जिनका ये रोजमर्रा की ड्यूटी है, काम करना चाहिए, जिन्हें देखना चाहिए। तीसरी बात मैं ये रखूंगा हर प्रदेश के लिए, हमारे प्रदेश के लिए भी, कि वो कार्यकाल, वो काल जिसमें ये बेसमेंट में कोचिंग सेंटर या शिक्षा संस्थान या जो भी इंस्टीट्यूशन बने, उस कार्यकाल में उस कार्रवाई के लिए देखने के लिए जिम्मेदारी किसके अधिकारी की थी? हमको यहाँ से शुरुआत करनी चाहिए। सबसे पहले उस अधिकारी को जिम्मेदार ठहराएं जिसके कार्यकाल में ये बना, फिर उसके बाद जो अधिकारी आए जिनके कार्यकाल में ये चला, और इनको इन छात्रों की मृत्यु के लिए दोषी ठहराया जाना चाहिए। और ये जो काम रोजमर्रा में कर्तव्य के हैं, वो सरकारी विभाग क्यों नहीं करते हैं, ये यक्ष प्रश्न है, इसका जवाब दिया जाना चाहिए। खिलावन चंद्राकर जी, कैसे देखेंगे आप पूरे मामले को, और ये जो कार्रवाई है या त्वरित एक्शन है, हालांकि अभी पूरे देश में कहीं से ऐसे राज्यों के एक्शन समझ में नहीं आए, लेकिन मध्य प्रदेश में ये कार्रवाई शुरू हो गई है, वहां घटना घटी और यहाँ अलर्ट मोड में सरकार, और सरकार के साथ प्रशासन एक्टिव मोड में। बहन जी, दिल्ली की घटना के बाद आप जैसा कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में सिर्फ उदाहरण मिला, मेरी जानकारी में तो देश के कई शहरों में जहां कोचिंग इंस्टीट्यूट चलते हैं, जहां बड़े प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग चलाई जाती है, ऐसे जैसे कोटा है, ऐसे शहरों में जो है लगातार कार्रवाई हो रही है। और मध्य प्रदेश में पहली कार्रवाई, हाँ, मध्य प्रदेश के भोपाल में जिस तरह से कौटिल्य अकादमी पर जो कार्रवाई की गई वो एक उदाहरण है। लेकिन हमने पाया है, हमने देखा है भोपाल में भी कि इस तरह की जो है दिल्ली की घटना की पुनरावृत्ति भोपाल में ना हो, इसके लिए बहुत ज्यादा जो कोई प्रयास किया जा रहा है, ऐसा संभावना कहीं दिखाई नहीं देता। देखिए, किसी भी कोचिंग संस्थान के संचालन के पहले बिल्डिंग परमिशन के साथ ही नगर पालिका प्रशासन की अनुमति, जिला प्रशासन की अनुमति और फायर की जो है एनओसी की प्राप्त की जाती है, एनओसी ली जाती है। लेकिन मुझे लगता है अधिकांश संस्थाएं इन सब से का पालन नहीं कर पा रही है। हमने देखा है भोपाल के एमपी नगर में जिस तरह से कोचिंग संस्थाएं संचालित होती है लाइन से लगातार, वहाँ जिस तरह से पार्किंग के लिए जो निर्धारित स्थान होता है, जो बेसमेंट होता है बड़ी बिल्डिंगों का, बेसमेंट को पार्किंग के लिए निर्धारित की जाती है, लेकिन उस बेसमेंट में पार्किंग के बजाय जो है स्कूल संचालित होती है, कोचिंग संस्थाएं संचालित होती हैं और दूसरी व्यावसायिक गतिविधियां संचालित होती हैं, जहां से ज्यादा लोग वहां जमा होते हैं। और ऐसे में कोई दुर्घटना घटना होती है तो मुझे लगता है कि इस पर अंकुश लगाया जाना चाहिए। और जो नगर पालिका या नगर निगम प्रशासन ने जो अनुमति बिल्डिंग परमिशन दी है, उनमें निश्चित निर्धारित रहता है कि जो पार्किंग स्थल है वो कौन सा होना चाहिए। पार्किंग स्थल यदि बेसमेंट को दर्शाया गया तो उसको का पालन करने के लिए उनको जो है मजबूर कर देना चाहिए। देखिए, जिस तरह से हम जाते हैं उस इलाके में जहाँ कोचिंग संस्थाएं संचालित हो रही, तो ट्रैफिक की बड़ी समस्या होती है। आजू बाजू पार्किंग कारों के और मोटरसाइकिल के पार्किंग कर दिए जाते हैं और सड़कें जाम हो जाती है। इस समस्या से भी निजात मिल सकती है इससे। और यदि सभी मापदंडों का पालन किया जाए तो मुझे लगता है कि दिल्ली जैसे किसी भी घटना को रोका जा सकता है। यही हाल लगभग कोलार रोड की है। कोलार रोड में जो संस्थाएं संचालित होती कोचिंग की, तो मुझे लगता है कि वहाँ भी इस तरह के नियमों का पालन नहीं किया जाता। और
कई क्षेत्रों में, भोपाल के कई क्षेत्रों में संस्थान संचालित हैं, तो उस पर नजर रखना चाहिए प्रशासन की और समय रहते कोई त्वरित कार्रवाई करके दिल्ली की जैसी घटना को रोकने का प्रयास किया जाना चाहिए। जी अच्छा, रवि अवस्थी जी, इस पूरी कवायद को आप कैसे देखते हैं? सकारात्मक पहल है और क्या होना चाहिए? जो और बड़े सेंटर हैं या भोपाल को छोड़कर जबलपुर हैं, इंदौर हैं, ग्वालियर हैं, ऐसी जगह भी कई कोचिंग संचालक छोटे छोटे कमरों में कोचिंग चला रहे हैं, तो इसके लिए कोई प्रॉपर गाइडलाइन बननी चाहिए, कैसे देखेंगे पूरा? देखिए मैं मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात करने से पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि अभी थोड़ी देर पहले ही जो दिल्ली का संस्थान है जहाँ पे कोचिंग सेंटर जहाँ पर घटना हुई है, उनका एक तरफ से मतलब एक तरीके से उन्होंने अपना स्पष्टीकरण दिया है और उन्होंने कई बड़े सवाल उठाए हैं। एक तो उन्होंने ये कहा है कि जो दिल्ली का जो फायर सेफ्टी रूल है, इसके अलावा हाई राइज बिल्डिंग बनाने वाला जो मतलब जो भी कायदे कानून है, 2-3 विभागों के उन्होंने नाम लिए, दिल्ली का मास्टर प्लान का हवाला भी दिया, नेशनल बिल्डिंग कोड का भी हवाला दिया है और फायर रूल्स का भी हवाला दिया। उसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि इनमें कहीं भी एक मत या मतलब कई विसंगतियां हैं, एक तरीके से देखा जाए तो आपस में कहीं कोई तालमेल इनमें नहीं है और इसके चलते उनके कोचिंग संस्थान नहीं, तमाम कोचिंग संस्थानों को लेकर उन्होंने कहा कि ये उनके साथ बहुत बड़ी समस्या है। और जहाँ तक उन्होंने अपने तरफ से जो बात कही वो ये कहा कि हमारे यहाँ तो फायर सेफ्टी अधिकारी तक तैनात है जो कंटिन्यू करते हैं, लेकिन उन्होंने एक और सुझाव दिया है कि इसके लिए सरकार जो है एक अलग क्षेत्र सुनिश्चित कर दे, वहाँ पर कोचिंग सेंटर चलाया। अब मध्य प्रदेश की बात करें तो देखिए मध्य प्रदेश में भी लगभग यही स्थिति है, चाहे एमपी नगर हो, कोलार क्षेत्र हो या आपका कोई और बेल्ट जहाँ पर कोचिंग संस्थान धड़ल्ले से चल रहे हैं और पिछले कुछ सालों में इनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। और ये भी जैसा कि देखिए खिलावन जी ने बोला कि पार्किंग समस्या तो है ही, साथ में बच्चे अभी देखिए जो एक पिक्चर देख रहे हैं हम कि वो जो जिस कोटल एकेडमी पे कार्रवाई हुई है तो स्वाभाविक तौर पर वहाँ बेसमेंट में चल रही थी। अब बड़ा सवाल यही है कि बेसमेंट में तो कारोबार लंबे अरसे से चल रहा है। एमपी नगर इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, कई 20 बार ये मामले उठे, मीडिया की सुर्खियाँ ही बने, लेकिन कहीं प्रशासन की नज़र इन पर कभी नहीं गई। तो मतलब आप देखिए कि कैसे बेसमेंट का पार्किंग बताकर एक तो एनओसी ली गई, भवन अनुज्ञा ली गई और आपने उसमें दुकानें खोल रखी हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी अंधेरगर्दी है और राजधानी में ही जब ये स्थिति, तो आप दूरस्थ शहरों के या दूरस्थ अंचलों की बात देख सकते हैं। अभी जबलपुर में कितना बड़ा हादसा हॉस्पिटल में हुआ था, आग लगने से कितने बच्चे मरे। तो ऐसे ही देखिए कि ना केवल कोचिंग सेंटर बल्कि तमाम वो संस्थान जो बेसमेंट में चल रहे हैं, जो नियमों का दरकिनार करके चलाए जा रहे हैं, खोले गए हैं, उन सब पर कार्रवाई होना चाहिए। वरना ठीक है, आज कोचिंग संस्थान की घटना हुई है, आप कोचिंग संस्थान पे कार्रवाई कर दोगे, महीने 2 महीने बाद फिर यथास्थिति बन जाएगी, बाकी फिर कोई हॉस्पिटल की घटना होगी तो आप हॉस्पिटल के सर्चिंग करना शुरू करोगे। तो ये नहीं होना चाहिए, बल्कि जो नियम है उनका सख्ती से पालन हो, प्रॉपर गाइडलाइन बननी चाहिए, बिल्कुल प्रॉपर गाइडलाइन हो। और कोचिंग संस्थान है, अब आपने बताइए बिल्कुल व्यस्तम इलाके में कोचिंग संस्थान खोल रखा है, वहाँ पर ट्रैफिक की समस्या होती है, यातायात बाधित होते हैं, बच्चे पढ़ने जाते हैं वो भी परेशान होते हैं और तो और जो राहगीर हैं उन्हें भी परेशानी होती है। तो ऐसे तमाम संस्थानों को या तो फिर उनके लिए कोई क्षेत्र निर्धारित किया जाए, जैसे वो दिल्ली वाले संस्थान ने सुझाव दिया है, या फिर इस तरह के जो पैरामीटर्स हैं उनका कड़ाई से पालन हो ताकि सुरक्षा के मानक का पूरा ध्यान रखा जाए ताकि कोई घटना ना हो। निश्चित तौर से ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो विसंगतियां हैं और इनको एक्शन ठीक है, लेकिन इसके साथ ही बहुत सारी कवायद और भी करनी पड़ेगी कि गाइडलाइन सिर्फ कोचिंग संस्थानों के लिए नहीं हो, बेसमेंट की तमाम सारी चीज़ों के लिए हो। हालांकि कांग्रेस के प्रवक्ता आरोप लगा रहे हैं कि गाइडलाइन पहले से तैयार है, तो क्या ऐसी कोई गाइडलाइन है क्या भानु चौबे सर, जिसके तहत पूरा सिस्टम एक ऐसा डेवलप हो कि भाई बेसमेंट में आप यही काम कर सकते हैं या बेसमेंट में काम करने की अनुमति भी मिल जाती है? भवन अनुज्ञा के मामले में बहुत से कानून बने हुए हैं, बहुत बारीक कानून बने हुए हैं और भवन अनुज्ञा की परमिशन, अनुज्ञा जो है बनाने की परमिशन, वो मिलने में कितना मुश्किल होता है ये बिल्डिंग बनाने वाला जानता है। इतने नियम हैं, इतने कानून हैं
अगर आप के लिए नक्शा पास कराना और काम करना इतना मुश्किल है सरकार की वजह से, तो वहां ऐसे हादसे क्यों होते हैं? इसके कारण यह है कि उन नियमों का पालन कौन कर रहा है और पालन करवाने वाला कौन है और कानून को सुनिश्चित करने वाली एजेंसी कौन सी है, ये उस पार्ट पे कमी आती है। और डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए संस्थानों को क्या करना चाहिए, ये हम समय समय पर संबंधित विभाग उनसे संपर्क क्यों नहीं करते और ये अवैध काम क्यों चलते हैं, बेसमेंट में क्यों क्लास चल रही है, ये सवाल उठाया जाना चाहिए। अभी अवस्थी जी ने दिल्ली की खबर के हवाले से बताया कि तालमेल का सवाल, मैं कहता हूं कि हादसे के दिन बीजेपी सांसद दिल्ली से बांसुरी सराज घटना स्थल पर खड़े होके आप पार्टी को कोस रही थी। अब मैं पूछता हूं कि आप भी सांसद हैं, आपके अधिकार हैं, आप पार्टी की सरकार है, सरकार केंद्र में बीजेपी की है, इनके बीच तालमेल क्यों नहीं है एक डिजास्टर को लेके? क्यों ये आपस में राजनीतिक विभाजन लेके खड़े हो जाते हैं? क्यों नहीं एक दूसरे की मदद करके इस ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने की व्यवस्था करते हैं? ठीक बात। राजनीतिक जो कह सकते हैं कंट्रोवर्सी अपनी जगह है, खींचतान अपनी जगह है, लेकिन एक इस मोड़ पर या इस ऐसे हादसे जब हो जाते हैं तो इस समय पर कम से कम जिम्मेदारों को अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए, ना कि एक दूसरे को कोसना चाहिए। ऐसे हादसे ना हो, इसलिए एहतियात बढ़ते जा रहे हैं मध्य प्रदेश में। खिलावन चंद्राकर जी। जी जी, निश्चित रूप से एहतियात बढ़ते जा रहे हैं और मुझे लगता है कि जब नानी मरती है, प्यास से मर जाती है नानी, उसके बाद कुआं खोदने का उपक्रम चलता है, उसी तरह के मध्य प्रदेश में कार्रवाई हो रही। जिस तरह से दिल्ली में हो, इससे सीख लेते हुए कार्रवाई हो रही। देर आए दुरुस्त आए, कार्रवाई तो हो रही। लेकिन मैं महेंद्र जी एक महत्वपूर्ण बात तथ्य आप सबकी जानकारी में, आपके दर्शकों की जानकारी में लाना चाहता हूँ। वो ये है कि देखिए, कोई भी कोचिंग संस्थान जो भोपाल राजधानी स्थित किसी भी क्षेत्र में चल रहे हैं, उसके खुद के बिल्डिंग नहीं है। वो ये किसी बिल्डर के किराए पर जो है व्यावसायिक भूखंड पर जो मकान कंस्ट्रक्शन किया हुआ है, उस पर किराए से लेकर उसमें उसको संचालित किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि यदि हम गला पकड़ते हैं या हम कार्रवाई करते हैं, कड़ाई करते हैं, तो मुझे लगता है कि उन शर्तों को भी देखना चाहिए जिन शर्तों के आधार पर कोचिंग संस्थाओं के संचालकों को किराए पर जो है बिल्डिंग उपलब्ध कराई गई है। मुझे लगता है यदि सरकार, प्रशासन, नगर पालिका प्रशासन, नगर निगम प्रशासन, जिला प्रशासन, प्राइवेट फायर के जो है अधिकारी जो है, ये सब मिलके यदि शिकंजा कसे और व्यवस्था को दुरुस्त करने की बात शुरू कर दे, तो मुझे लगता है कि यदि कड़ाई होगी तो निश्चित रूप से व्यवस्था में सुधार होगा। कुछ न कुछ सुधार होगा। बहुत ज्यादा सुधार की तो गुंजाइश नहीं बनती है, लेकिन मुझे लगता है कि सुधार बहुत कुछ कर लिया जाए तो काफी कुछ हादसे होने से रोका जा सकता है, काफी संभावना कम की जा सकती है। ऐसे में मुझे लगता है कि जिस तरह से कोचिंग संस्थाओं के संचालन के लिए गाइडलाइन पहले से तैयार है, हालांकि उसमें और संशोधन थोड़ा सा किया जाना चाहिए। कड़े कानून बन जाएं खिलावन जी, तो फिर निश्चित तौर से इस पे अमल होगा। क्योंकि अभी हो सकता हो कि कुछ फ्लेक्सिबिलिटी है, जैसे दिल्ली का उदाहरण दिया है रवि अवस्थी जी ने, तो ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी से काम नहीं चलेगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड एक नीति बने कि आपने ये किया तो आपके साथ ये हो सकता है। हाँ, निश्चित रूप से एक कानून बनना चाहिए। जिस तरह की घटनाओं को रोकना है तो कड़े कानून बनाने की जरूरत है, ताकि छात्रों का भविष्य, कोचिंग संस्थाओं में पढ़ने वाले छात्रों का भविष्य, चाहे वो कोई प्रतियोगिता परीक्षा के लिए कोचिंग दे रहे हो या कोई जो है शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने के लिए कोचिंग दे रहे हो, तो मुझे लगता है ले रहे हो, तो मुझे लगता है कि इन लोगों की सुरक्षा के लिए कड़े कानून बना के कड़े कदम उठाना चाहिए, उनकी सख्ती से पालन कराया जाना चाहिए। तभी दिल्ली जैसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सकती है। बिल्कुल रोकी जा सकती है। रवि अवस्थी जी, बहुत सारे सेक्टर हैं, चाहे होटल सेक्टर हो, हॉस्पिटल सेक्टर हो, स्कूल हो, कोचिंग संस्थान हो, ऐसे तो 4 उदाहरण हमारे सामने हैं। लेकिन अभी बहुत सारी ऐसे सेक्टर हैं जहां पर बेसमेंट में कम से कम 80% गतिविधियां संचालित होती हैं।
तो ऐसे में क्या करा जाए? सरकार को एक्शन लेना चाहिए पूरी एक गाइडलाइन बना के कि केवल कोचिंग संस्थानों को, एक कोचिंग संस्थान में हो गया काम तो फिर बस ठीक है। बिल्कुल महेंद्र जी, देखिए हालांकि दिल्ली की घटना हुई इसलिए मध्य प्रदेश की कोचिंग की याद आ गई। सवाल वही है कि अगर विपक्ष आरोप लगा रहा है कि भाई नियम कायदे तो पहले से हैं, आपको आज कैसे याद आया? तो सवाल वही है ना कि जब सब चल रहा है तब तक कुछ नहीं है, जब घटना हो जाती है तो फिर इस तरह की 1-2 दिन इस तरह की कार्रवाई होती है, फिर मामला ठंडा हो जाता है। इसीलिए जो धंधेबाज लोग हैं वो अपने धड़ल्ले से काम करते हैं, उन्हें मालूम है कि कुछ नहीं, 2-3 दिन की सख्ती होगी, उसके बाद फिर नॉर्मल होगा। अरे भैया, आप केवल तमाम वो संस्थानों को देखिए ना, वो जहाँ पर ये बेसमेंट में चल रहे हैं, चाहे वो कोचिंग हों या तमाम हॉस्पिटल है या और भी मॉल्स हैं, मॉल्स में देखिए आप कितनी क्या निकास की व्यवस्था है। कितने बड़े बड़े कई मॉल तो ऐसे हैं कि लंबे चौड़े के, आप अगर वहाँ पर पार्किंग करने जाएं तो कई बार तो रास्ता ही भटक जाते हैं। तो इतने ऐसी जगहों पर सुरक्षा के क्या इंतजाम है? तमाम चीज़ें देखी जानी चाहिए। नियम कायदे पहले से, ऐसा नहीं है कि भवन अनुज्ञा को लेकर कहीं कोई नियमों में कमी है या फायर सेफ्टी को लेकर कोई कमी है तो सिर्फ ये कि आप सांठ-गांठ करके और ये कारोबार चलाने दे रहे हैं। जिस तेज़ी के साथ राजधानी भोपाल में ही अतिक्रमण हो रहा है, 10 फीट की दुकान है, 30 फीट सड़क पे आगे बढ़ी हुई है, 40 फीट की दुकान हो गई है, तो क्या ये नगर निगम के लोगों को नहीं दिखता है? अशोका गार्डन जैसे इलाके में नगर निगम के कॉम्प्लेक्स में ही एनक्रोचमेंट कर लिया दुकानदारों ने। अब आप बताइए, सीढ़ियाँ जाने का रास्ता बंद कर दिया, उस पर दुकान डाल दी है। ये हाल है। अब आप अगर आँख पर पट्टी बांधे रहेंगे तो फिर तो कुछ हो ही नहीं सकता। अब इस तरह के कर्मकांड करते रहिए दिखावे के लिए और तीसरी हो जाएगी अपनी। चलिए, बेहद संवेदनशील हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, और कोई काम लेते हैं हाथ में तो अभी तक का ट्रैक रिकॉर्ड हम देख रहे हैं कि उसको अमल में लाते हैं और अधिकारियों से सारा फीडबैक लेते हैं। उम्मीद है डॉक्टर भानु चौबे सर कि ऐसे कवायद चलती रहेगी और जो रवि अवस्थी जी ने कहा या खिलावन चंद्राकर जी ने कहा सिर्फ इतने तक सीमित नहीं रहेगी, आगे भी कोई गाइडलाइन सरकार बनाएगी। अवस्थी जी ने मौजूदा बदहाली बताई कानून की, नियमों की। चंद्रकर जी ने आग लगने के बाद कुआं खोदने की बात बता दी, वो स्थिति है। मेरा एक सुझाव है सरकार को, अगर आप इसको अनुमति दें तो जी, एक हाई पावर कमेटी बनाई जानी चाहिए जिसमें संबंधित विभागों का हर एक उच्च अधिकारी उसमें मेंबर हो और हर 3 महीने या 6 महीने में वो ऐसे मल्टी स्टोरी और ऐसे मामलों की जांच करे जहां बेसमेंट का सवाल उठता है और डिजास्टर मैनेजमेंट की ये कमेटी काम करे पूरी स्वतंत्रता के साथ। ठीक बात। ये बड़ा सुझाव है रवि अवस्थी जी, भानु चौबे सर का। तो खिलावन चंद्राकर जी, इस सुझाव से आप कितने सहमत हैं? क्योंकि ऐसी एक कमेटी हमने देखा था पिछली बार जब बाढ़ से प्रभावित लोग हुए थे, तो मुख्यमंत्री, तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने कोविड के दौर में भी ऐसी एक कमेटी बनाई थी, याद है, कि कम से कम सभी वर्गों के लोगों को समाहित जिला स्तर पर एक कमेटी बना दी कि भाई एक आदमी एक तरीके का निर्णय ना ले, एक आदमी एक तरीके की रिपोर्ट ना दे, उसमें सभी वर्गों का समाहित हो या सभी जो इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी हैं उनको लिया जाए और अधिकारियों को भी, जिससे एक रिपोर्ट ठीक आए, फिर कार्रवाई हो। जी महेंद्र जी, मैं बिल्कुल भानु चौबे जी के विचार से पूरी तरह से सहमत हूँ और मैं भी इस बात पे जोर देना चाहता हूँ कि संबंधित विभागों के अधिकारियों की एक हाई पावर कमेटी बना दी जाए और वो समय समय पर इस तरह के संस्थानों का निरीक्षण करे, चाहे कोचिंग संस्थान हो, चाहे अवैध रूप से चल रहे अस्पताल हो, चाहे व्यावसायिक गतिविधियां जहां माल वगैरह संचालित हो रही हो वो हो, इन सब की जांच समय समय पर होती रहे और ये सुनिश्चित करे कि जो गाइडलाइन बने हैं, जो नियम बने हैं, उनका पालन किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। एक बात और है महेंद्र जी, जिस पर बहुत सरकार को ध्यान देने की जरूरत है, प्रशासन को ध्यान देने की जरूरत है कि जो एंट्रेंस होते हैं, एग्जिट की जो
जो सुविधा होती है 2-3 दरवाजे होना चाहिए किसी भी भवन में, ताकि जो है आपातकाल स्थिति में बाहर निकला जा सके, कोई दुर्घटना ना होने पाए। इस बात का भी पालन नहीं किया जा रहा है। अधिकांश मैं यदि कोचिंग संस्थानों पर ही अपनी बात केंद्रित करूं तो अधिकांश कोचिंग संस्थाएं जो बेसमेंट के अतिरिक्त प्रथम तल पर, द्वितीय तल पर, तृतीय तल पर भी चल रहे हैं, उसमें सिर्फ एकमात्र एग्जिट है। और मुझे लगता है कि ऐसी दशा में दुर्घटना से बचने के उपाय जो है पर्याप्त नहीं किए गए हैं। किसी भी बड़ी बिल्डिंग में फायर सेफ्टी अधिकारी की तैनाती नहीं की जाती है, कम से कम भोपाल में तो ये रूल है ही नहीं। तो मुझे लगता है कि इस तरह के नियमों का पालन करके एक कड़े से कड़े कानून बना करके कार्रवाई किया जाना चाहिए। इसकी महती आवश्यकता है ताकि किसी भी बड़ी दुर्घटना को रोकने में हम कामयाब हो सके। जी ठीक, रवि अवस्थी जी क्या कहेंगे आप? बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। देखिए मैं जी, सबसे बड़ी बात है इच्छा शक्ति की। अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति है तो आप तो फिर हर चीज़ का पालन करा सकते हैं, और अगर इच्छा शक्ति नहीं है तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता। आप देखिए मध्य प्रदेश में लोकायुक्त जांच एजेंसी है, 39 अफसरों के चालान पेश करने के लिए पिछले 4 साल से मामले लंबित हैं, आज तक अनुमति नहीं मिली। यानी चालान पेश करने के लिए भी जांच एजेंसी को अनुमति नहीं, मैं बता रहा हूँ, जांच एजेंसी आप बताइए, हाई पावर कमेटी बना देगी, एक और वसूली का स्रोत शुरू हो जाएगा। क्या किया जाना चाहिए ऐसे मामलों में? नहीं, बिल्कुल मैंने कहा ना कि इच्छा शक्ति अगर है तो बिल्कुल कड़ाई से पालन होना चाहिए। नियम कायदे पहले से ही है। आप देखिए मिलावट के खिलाफ पहले अभियान चला था, कितनी कार्रवाई हुई? क्या मिलावट बंद हो गई फिर चालू हो गई? क्या कोई कार्रवाई हो रही है? कुल मिलाकर एक्शन ये है कि इच्छा शक्ति होना चाहिए। इच्छा शक्ति अगर आपकी है कि नहीं वाकई में गुड गवर्नेंस होना चाहिए तो फिर हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। खिलावन जी आपका भी, और भानु चौबे सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, एक कोचिंग सेंटर में दिल्ली में एक हादसा होता है, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एक्शन में आते हैं और जो सिस्टम है, प्रशासनिक अमला है, वो तत्काल रिएक्ट करता है और कार्रवाई ताबड़तोड़ शुरू हो जाती है। भोपाल में ऐसा नज़ारा देखने को मिला। 2 कोचिंग जो संस्थान है, बड़े कोचिंग संस्थान, उनको सील कर दिया गया क्योंकि बेसमेंट में उनका जो एक्टिविटी है वो संचालित कर रहे थे। सबसे बड़ी बात है कि अब आगे क्या होगा? क्या यहीं तक सीमित सिर्फ औपचारिकता निभाने की बात है, या फिर अभी और एक्शन मोड में आएगी डॉक्टर मोहन यादव की सरकार? इस मामले को कितनी गंभीरता से लेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, ये देखना बाकी है, क्योंकि प्रशासनिक अमला तो अब एक्टिव हो चुका है। कैसे जाएंगे, कैसे नहीं जाएंगे, क्या फिर राजनीति होगी, या राजनीति नहीं होगी तो क्या विपक्ष को एक मौका देंगे कहने का? इन सब पर हमारी नजरें रहेंगी। फिलहाल एजेंडा में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।